प्यारे विद्यार्थीगण एवं हिंदी प्रेमियों, आज के क्लास में संस्कृत व्याकरण में पाणिनि ऑब्लिक माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार भाग 2 का अध्ययन अध्यापन होगा। आप लोगों से निवेदन है कि ध्यान से पढ़ें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। उसके लिए आपका आभार। सबसे पहले आपको बताया था हमने कि इसको पाणिनि या माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, ये पहले भाग में आप देख चुके हैं। अब यहाँ दूसरे भाग में हम आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताएंगे, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपटीशंस में आता है या आपके ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा। सूत्र तो आप ये देख रहे हैं। पहला सूत्र है आई उड़, दूसरा री लिक, तीसरा ए ओम, चौथा आए औच। और हमने बताया था कि यहां से पहले से यहां तक लेकर के एच बनाएंगे तो ये पूरे स्वर हो जाएंगे। उसके बाद पांचवें से देखेंगे आप तो हाय अवरट, छठा सूत्र नड़, सातवां यम गण नम, आठवां झभय, नौवां घड धस, 10वां जब दश, 11वां सूत्र है खफ छठ थ चत तव, और 12वां सूत्र है कपय, 13वां शख स्वर, और 14वां सूत्र है हल। यानी ह से शुरू करके ल तक लिख देंगे, प्रत्याहार बनाएंगे तो हल हो जाएगा। इसमें सभी व्यंजन बना जाएंगे और पहले सूत्र उसके पहले अक्षर से लेकर के आखिरी सूत्र के आखिरी अक्षर तक आएंगे अल तक, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। ये आपको पहले हम बता चुके हैं। आज नई बात क्या बताएंगे, उसमें नई बात कुछ नहीं है। ज्ञान अर्जन की कोई सीमा नहीं होती। आप आगे बढ़े, अपने ज्ञान का विस्तार करें। सारी संधियों का हल इन्हीं पाणिनि सूत्र में है, उसको आपको थोड़ा डिटेल से हम दिखाएंगे। यहां वो क्या है, पहले नंबर में अगर हम आवे तो आप सबको पता है कि स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम ह्रस्व, दूसरे को कहते हैं दीर्घ, और तीसरे को कहते हैं प्लुत। इसमें बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। वो जानते हैं कि ह्रस्व और दीर्घ 2 प्रकार के स्वर होते हैं। नहीं, संस्कृत में ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं, और हिंदी में भी बहुत जगह प्लुत का भी प्रयोग होता है। और साथ साथ लिखा है एक मात्र भवेत ह्रस्व। एक मात्रा जहां होती है उसको ह्रस्व कहते हैं, और उसका निशान आपने देखा होगा कि ये एक मात्रा का निशान है। खड़ी पाई खींच दीजिए। द्विमात्रो दीर्घ उच्चते, दीर्घ द्विमात्रो उच्चते, दीर्घ 2 मात्रा को कहते हैं, और उसका निशान ये है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, प्लुतो गेयो, प्लुत समझो किसको, त्रिमात्रिश, 3 मात्रा जाओ जो उसको प्लुत जानो। इसका निशान हिंदी में होता है 3 लिख देते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। और व्यंजन आधे वर्ण होते हैं। अब आप कहेंगे आधे वर्ण होते हैं? जी हां,
व्यंजन आधे वर्ण होते हैं, व्यंजन की परिभाषा ही है, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम में जो आपके घर के बच्चे या आपके बच्चे पढ़ते होंगे, वो कैसे पढ़ते हैं? वो हम लोग जैसे हिंदी मीडियम में पढ़ते पढ़ाते हैं वैसे वो नहीं पढ़ते। वो ये नहीं पढ़ते क ख, वो ऐसे क ख नहीं पढ़ते, बल्कि वो पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो पढ़ते हैं कि ये व्यंजन क है, क्योंकि व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन में आधी मात्रा होती है और आधी मात्रा को गिनते नहीं। ये क व्यंजन है, अब इसमें अस्वर मिल गया, अब ये बराबर हुआ क। इसी तरह से जो चाहे वो आप लिख दें, जितने मात्रा चाहे, जिसको चाहे उसको लिख दें। और यहां अब देखिए, आप संधि में आप पढ़ चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम पहले स्वर संधि को लेते हैं। स्वर संधि के 7 भेद हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ करना पड़ता है कि बहुत से लोग पढ़ाते हैं और बहुत सी किताबों में भी 5 ही स्वर संधि लिखी हुई है, जो बिल्कुल गलत है। स्वर संधि के 5 भेद में पहला भेद आपने पढ़ा होगा, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है वो पाणिनि जी बता रहे हैं, अकह दीर्घ और यहां से क लिया। हमने बताया था कि प्रत्याहार बनाना हो किसी भी पूर्ण वर्ण को ले लीजिए और किसी भी सूत्र के आखिरी वर्ण को ले लीजिए, प्रत्याहार बन जाएगा, संक्षिप्तीकरण हो जाएगा। अब अक में देखिए क्या है, अ ई उ री लृ। चूंकि लृ का उदाहरण पाणिनि पूरे व्याकरण में नहीं मिलता, इसलिए आप अक से मतलब यहां अ ई उ री समझ लें। अब ये क्या, अक सवर्ण है, सवर्ण का मतलब समान वर्ण, वर्ण के आने पर, यानी समान वर्ण का मतलब यहां आपने समझ लिया है कि चाहे हर्ष से हो वह दीर्घ हो। यहां अ ई उ लिखा है, इसका मतलब इसका दीर्घ, या यहां री लिखा है इसका दीर्घ आ ई उ री, ये भी होगा, इसका मतलब फिर है। यानी इनके बाद अ ई उ री के बाद अगर यही आए दोनों तरफ से ह्रस्व या दीर्घ हो तो बनेगा हमेशा इनका दीर्घ। वो दीर्घ क्या बनेगा, आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा और ये बड़ी री बनेगी। आपके समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। दूसरी संधि, इसमें आप ध्यान देंगे तो दूसरी संधि है यण। यण, अब यण संधि में क्या है, सूत्र इसका है ई को या रची। अब ई को देखिए क्या है, प्रत्याहार इक, ई और यहां से क, यानी ई उ री ली। कहते हैं कि अगर ये आएंगे और इनके बाद अगर स्वर ये नहीं आए तो, असमान आ गए तो, क्योंकि समान आने पर तो दीर्घ हो जाएगा, असमान आए तो यण। अब यहां आपको देखना है कि यण कहां बनेगा। यहां देखिए 5वें सूत्र में यह है, यहां देखिए र है, ये बनेगा यण। यानी ये सूत्र बना आपका, पहले बना अक, अक, फिर बना आपका सूत्र इक, फिर बना यण।
और इनको देखते भी जाइए कहां बना क्या होगा। अक इक अड़। अब ये कह रहे हैं ई कोई अलग चीज, अगर यड़ संधि होगा तो ई को यड़ होगा, यानी य व र ल। ये क्या होगा देखिएगा, पहले ही आप पढ़े व्यंजनम चार मात्रिकम, यानी य र ल व, य व र और ल हलंत होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं गुण संधि। गुण, इसका सूत्र है आद गुणा। आद गुणे का मतलब आद यानी आ, आत पंचमी एक वचन से आ के बाद क्या आए, अगर ई आए, कोई भी ई, ऊ आए, री आए, ली आए, तो वहां पर होगा ए, ओ, आर और अल। अल। उसके बाद चौथी संधि आ जाएगी वृद्धि। वृद्धि, इसमें है सूत्र इसका वृद्धि रेची। ये वृद्धि रेच जो है संस्कृत को हमने बताया था इसके व्याकरणों की, ये वैज्ञानिक भाषा है। इसका सही सूत्र है, यहां जो गुण का लिखा आद गुणा वो है आद वृद्धि रेची। अच्छी, अब वृद्धि क्या होगा, इसी आ के बाद अगर एक्स आएगा, यहां देखिए अगला सूत्र प्रत्यार एक्स, आगे भी ये आएगा एच। ये क्या है एच, यहां से आप देख लीजिए, ये है ए, यहां है एच, ए ओ आई औ। अब वहां है कि अगर आ के बाद ए आएगा तो वृद्धि, इसमें वृद्धि है आए, ओ औ अगर आएगा तो आओ, ये वृद्धि है, ये हो जाएगा वृद्धि रेच। और ये है चौथे नंबर की संधि। आपके पांचवें नंबर की संधि है अयादि। आयादी, आया आदि, और इसका सूत्र है एचो यवा याव। एचो, एच यहां से है, यानी ए ओ आए आओ, इसको ऐसे पढ़ेंगे जिस क्रम से है, ए ओ आए आओ, ए होगा एच के बाद अगर कोई भी स्वर आए, ये भी आता है दूसरा, तो एच के स्थान पर आय आव, आय आय आओ, ये हो जाता है। उसके बाद आगे देखिए छठी संधि है, उसको कहते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप स्वर संधि, ये पूर्व रूप स्वर संधि क्या है, एंग पदांता गति। अब यहां आपको देखना है कि एंग क्या होता है भाई, एंग, ये है एंग, एंग पदांता गति। एंग अगर हो, देखिए एंग प्रत्याय कहां है, यह है ए ओ, यानी ए ओ के बाद अगर पदांत अदत यानी पद के अंत में अ से शुरू होने वाला हो तो वहां पूर्व रूप होगा, यानी ए ओ रह जाएगा और अ जो है वो अवग्रह चिन्ह के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। और इसी में सातवां सूत्र है पर रूप। पर माने होता बाद, यानी पर रूप संधि क्या है, एंगी पर रूपम। एंग में यानी ऐसे प्रत्याहार आए, ऐसे उपसर्ग आए जिन उपसर्गांत हो, उनके बाद ए आएगा तो पर रूप बनेगा। जैसे प्रधन एजते प्रेजते, उपधन ओसत उपोसति, ये तो है आपके स्वर संधि।
अब आगे आप व्यंजन संधि में चलेंगे तो वहां पर क्या क्या मिलेगा आपको हम यहां इस सूत्र से समझा दे रहे हैं। देखिएगा यहां देखिए आप नंबर 1 हम आपको समझने के एतबार से बढ़िया से अच्छे से बता रहे हैं। पहले आप ये तो समझ गए कि ये अ से च लेंगे, अच होगा, सारे स्वर हो गए। अब आइए यहां हम देखते हैं सूत्र नंबर 7 से, ये है यम, इसका प्रत्याहार बनाएंगे तो ये प्रत्याहार बनेगा यम। यम इस प्रत्याहार में है क्या वो देखिए, जितने भी वर्ण है य म न ल न, ये सारे अनुनासिक वर्ण है और इनकी संख्या होगी 5, यानी हर ग्रुप का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, फ वर्ग, हर ग्रुप का पहला अक्षर। उसके बाद यहां आप देखिए आगे बढ़ करके यहां से हमने लिया छ 11वें से, और यहां में लिया या इधर आइए 5वां में, चौथा ले लीजिए, ये ले लीजिए झ 8वें और 9वें को बना लीजिए प्रत्याहार झस। यहां देखिए झस, झस। इस झस प्रत्याहार में क्या बनेगा आप देख लीजिए, क वर्ग से बनेगा घ, च वर्ग से बनेगा ढ, ट वर्ग से बनेगा ढ, और प वर्ग से बनेगा ध, और प वर्ग से बनेगा भ, यानी पूरा 5 हो गया। ये झस का मतलब हो गया ये चतुर्थ वर्ण, यानी चौथा वर्ण। अब आइए 10वें सूत्र में देखिए जश, ये है जश। इसको देखिए आप, ये तृतीय वर्ण, जब ग ड दस, देख लीजिए आप ग ज द ब द और ब। उसके बाद अब यहां देखिए ख से लेकर के हम यह तक लिए, यानी 11 और 12 को, तो ये हो जाएगा ख य, लेकिन हम प्रत्याहार बनाते हैं खर। अब देखिए इसमें खर प्रत्याहार में क्या बनता है और क्यों खर लेते हैं। खर खर प्रत्याहार में ये देखिए आप द्वितीय वर्ग, और यहां से यहां तक देखिए प्रथम, यानी प्रथम हर ग्रुप का और द्वितीय उसके साथ स स स, यानी ये है 1 2 और स स। इनको इसलिए लिया कि आप व्यंजन संधि या आगे विसर्ग संधि तक जाएंगे तो वहां पर ये सब आएगा, फिर लिखा रहेगा वहां खर। अब यहां देखिए चर, ये प्रथम वर्ग का जो लिखा हुआ है खर, ये कि प्रथम और द्वितीय, यहां अगर आप लेंगे च से तो यहां च से च बनाएंगे तो प्रथम ग्रुप होगा, लेकिन चर इसका ये देखिए बनेगा चर। चर प्रत्याहार में क्या आएगा, सिर्फ हर वर्ण का पहला अक्षर और उसके अलावा आ जाएगा श श और ये स। ये इसलिए कि ये आएंगे आगे आपके सूत्र में। इस तरह से आप कभी कभी पूछा जाएगा, आपको कंपटीशन में आ सकता है, अनुनासिक वर्णों का प्रत्याहार है और 4 प्रत्याहार दिया रहेगा, या पंचम वर्ण का प्रत्याहार होता है, तृतीय वर्ण का, द्वितीय वर्ण का, या सभी स्वरों का प्रत्याहार क्या है, सभी व्यंजनों का प्रत्याहार क्या है, या सिर्फ ये आप देखिए
स्वर प्रत्याहार किन किन वर्णों का के द्योतक है, इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, या कौन सा वर्ण ये वर्ण किस प्रत्याहार में आएंगे, उसमें आप बड़े आसानी से सबको ये सब समझ लेंगे। बस ध्यान ये देना है, एक मात्रा दो मात्रा तो आप समझते हैं, थोड़ा सा आपको प्लुत को क्लियर कर दें। आपने देखा होगा ये हिंदी में एक शब्द होता है ओम। ओम, ये देखिए शब्द ओम है, लेकिन ओम हम इसको नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं ओम। ओम ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। और ये ओम है क्या, इसको जरा देखिए, ये है आ उ और मां। ध्यान दीजिए, अ मां, ये अ क्या है, ये त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्यम शिवम सुंदरम। इस तरह से हमारा ये पाणिनि या माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार का दूसरा भाग खत्म होता है, जिसके लिए बहुत से लोगों ने फरमाइश की थी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।